Students, welcome to Class 10 Science and Technology Part 1 Chapter 1 Gravitation Centripetal Force. इस सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या? ए फोर्स acting on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle is called as centripetal force. ये है वो ऑब्जेक्ट ए, ये इस तरह से गोलाकार सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. हर बार ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सेंटर की तरफ खींचने वाला एक फोर्स होता है, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. या यूं कहिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इसलिए तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता ही नहीं. ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. इसका मतलब यह होता है कि सर्कुलर ऑर्बिट के वास्ते हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है. ए फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. व्हाट इज एलिप्स? एलिप्स ये सर्कुलर नहीं होती, एग के शेप में होती है. दैट इज कॉल्ड एलिप्स. ओके. एलिप्स को दो एक्सिस होते हैं, सेंटर में दो लाइन होते हैं. फॉर एग्जांपल पी क्यू और आर एस, ये दो लाइन बराबर सेंटर में होते. इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंटर ऑफ एलिप्स कह सकते हैं. ये एक्सिस थोड़ा लंबा है, सो पी क्यू इज मेजर एक्सिस, और ये एक्सिस थोड़ा छोटा है इसलिए हम इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस. सो मेजर और माइनर एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट को हम सेंटर ऑफ एलिप्स कहते हैं. सेकंड थिंग, ये जो मेजर एक्सिस है, ये एक्सिस पे F1 और F2 ये दो पॉइंट हम फोकस कहते हैं, और इनका अनेक वचन दैट इज प्लूरल फॉर्म होता है फोकाई. ओके. तो फोकाई का मतलब फोकस का अनेक वचन. एक से ज्यादा अगर फोकस होंगे तो आप उनको फोकाई कह सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ एलिप्स. ये जो फिगर आप देख रहे हो, दिस इज एलिप्स. ओके. सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड मेजर एक्सिस एंड सेगमेंट आर एस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस. O is the center. F1 and F2 are foci, that is focal points. A, B, C are 3 points on the ellipse. Then, अब ये जो फोकस होते इनकी क्या प्रॉपर्टी है वो देखिए. तो A, B, C ये 3 पॉइंट समझो इलिप्स पे है. देखिए A, B और C ये 3 पॉइंट इलिप्स के बॉर्डर पे है. ठीक है. अब F1 और F2 ये दो फोकस है. प्रॉपर्टी क्या बताती है वो भी देखिए. ये जो A पॉइंट है इसका ये फोकस से डिस्टेंस प्लस ये फोकस से डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस की एडिशन, यानी हम कैसे लिखेंगे, AF1 प्लस AF2. ठीक है. ये यहां पे लिखा. सेकंड पॉइंट B, ये पॉइंट भी इलिप्स पे है, तो BF1 प्लस BF2 इनकी एडिशन जो है वो AF1 प्लस AF2 इतनी ही आती है. ऑल्सो और एक पॉइंट है सपोज C, तो CF1 प्लस CF2
ये एडिशन जो है वो इन दोनों इतनी आती है। ये इलिप्स पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का ये फोकस से जो डिस्टेंस है उसकी एडिशन अगर आप करोगे तो वो हर बार सेम आती है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम केपलर्स लॉज भी देखने जाते हैं। केपलर्स के 3 लॉज है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है? द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट का ऑर्बिट जो होता है वो हमेशा एलिप्टिकल होता है। वो सन के अराउंड ये प्लैनेट घूमते हैं, लेकिन वो सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, अब ये जो फोकस मैंने आपको बताया था, मेजर एक्सिस पे ये 2 पॉइंट होते हैं, इनको हम फोकस कहते हैं। तो ये सन किसी एक फोकस के जगह पे होता है और ये जो प्लैनेट है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमता है। दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, सो द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट one of the foci. So above figure shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S, यानी यहाँ पे सन है जहाँ पे फोकस होता है। केपलर सेकंड लॉ देखिए, द लाइन joining the planet and the sun sweeps equal areas इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी देखिए ये है सन। ठीक है, अब प्लैनेट की पोजीशन तुमको मालूम है, ए बी सी डी ई और एफ इस तरह से घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए ये जगह से प्लैनेट निकला, अब वो 5 मिनट के अंदर बी ये पोजीशन पे आ गए। तो ये जो 2 लाइन है सन से, एक एस ए और दूसरी एस बी, इनके अंडर जो एरिया आती है वो एरिया हमेशा इनके या इनके इक्वल ही होंगी। तो देखिए, अब समझो प्लैनेट बी से निकल के सी तक आ गया। ठीक है, अब सी से आगे बढ़ने का टाइमिंग आपने शुरू किया 5 मिनट में, अगेन 5 मिनट में ये ऑब्जेक्ट या ये प्लैनेट सी से डी तक आ गए। इसको लगे 5 मिनट, यहां पे भी ए से बी तक आने में 5 मिनट लगे थे। अब जो एरिया बनी वो एरिया और ये एरिया, एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2 सेम होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये प्लैनेट डी से निकल के ई तक आ गया। अब ई से तुमने फिर से टाइमिंग मोजना शुरू किया। ई से अगर 5 मिनट में वो प्लैनेट एफ तक आता है, तो ये जो लाइन है एस ई और एफ एस, इनके अंडर जितनी एरिया आते हैं उसको हम 3 से डिनोट करेंगे। वो एरिया भी इन दोनों के इक्वल ही होंगी, यानी एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही है वो केपलर्स सेकंड लॉ। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। शर्त एक ही है कि ये प्लैनेट यहां से निकल के यहां तक आने में जितना टाइमिंग लगा उतना ही टाइमिंग यहां से निकल के यहां तक आने में लगना चाहिए, या उतना ही टाइमिंग यहां से निकल के यहां आना चाहिए। तो ये 3 एरिया इक्वल हो गए। अब इसको हमने एक्सप्लेन भी किया। इन अबव फिगर ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द प्लैनेट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए कम्स एट बी, यानी वो प्लैनेट ए से बी तक आ गया। ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम सी
कम्स एट डी। अब ये जितना टाइमिंग लगा था हमने सी से वो टाइमिंग मोजना शुरू किया। समझो सी से वो डी तक आने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको ए से बी में आने में लगा था। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द स्ट्रेट लाइन्स ए एस एंड सी एस स्वीप equal area in equal interval of time. That is, area of ASB and area of CST are equal. Area of ASB ये जो एरिया है और एरिया ऑफ CSD ये एरिया इक्वल होंगी। ऑब्वियसली एरिया ऑफ ESF भी इन दोनों के इक्वल होगी। ठीक है, सो दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ। नाउ केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ क्या बताता है? द स्क्वायर्स ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन। Thus, if r is the average distance of the planet from the sun and t is the period of revolution, then t square is directly proportional to r cube. r ये एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट और सन का, और t ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। तो केपलर्स थर्ड लॉ ये बताता है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, उसका क्यूब। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हम निकालते हैं तो हमको इक्वालिटी का साइन लिखना पड़ता है। ठीक है, अब एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकाल के इक्वालिटी का साइन लिखोगे तो यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी लिखना पड़ता है। तो हम इसी को कैसे लिखेंगे? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, वेर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब इसको हम कैसे अरेंज करते हैं? देखो, ये आर क्यूब इसके नीचे ले लेंगे, यानी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू बचेगा के, दैट इज कांस्टेंट। यानी ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको देखना है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए डेफिनेट फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये m1 और m2 masses वाले दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ ए फोर्स। इन दोनों में जो डिस्टेंस है, सपोज वो डिस्टेंस है d, तो देखिए ये दो ऑब्जेक्ट और ये उनमें का डिस्टेंस और ये है उनमें का फोर्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इन अबव फिगर टू ऑब्जेक्ट्स विथ मासेस m1 एंड m2 केप्ट एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज F between these two objects can be written as। तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 और m2 का प्रोडक्ट, यानी मासेस का प्रोडक्ट, ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी नीचे लिखिए, डिनोमिनेटर में लिखिए डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। अब इसको हम ये proportionality साइन जब निकालेंगे तो हम इक्वालिटी का साइन लिखेंगे। अब जब भी आप proportionality का साइन निकाल के इक्वालिटी का साइन लिखते हो
तो आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी निकाल दिया, उसकी जगह पे इक्वल टू रखा, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने जी लिया। जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यही एक्सप्रेशन कैसा होगा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 वैसा ही रहेगा, अपॉन डी स्क्वायर भी वैसा ही रहेगा। सो हियर g इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन में g आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, so every object in the universe attracts every other object with definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकते, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। नमस्कार।